राहुल गांधी की उस वोटर अधिकार यात्रा का क्या हुआ? आखिर क्यों बिहार चुनाव से पहले ये वोट चोरी का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है? बिहार चुनाव से इस वोट चोरी या वोट अधिकार यात्रा का कांग्रेस और विपक्ष को कितना फायदा होगा? वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने क्या आम लोगों की शंका है वो दूर की है? जी हां दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी के उस चुनाव अधिकार यात्रा की। दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर जोर शोर से चल रही है और साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार राजनीति के बड़े चेहरे हैं। विपक्ष का जो साथ है वो खुलकर दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इस तरीके से लोगों के सामने रखा है ताकि आम जनता को इस मुद्दे पर विश्वास हो सके। जी हां दोस्तों, ये वर्तमान में ये यात्रा है कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया और अन्य इलाकों से गुजर चुकी है। 1 सितंबर को पटना में इसकी बड़ी रैली निकलने वाली है, बड़ी महासभा होने वाली है। लेकिन सवाल बहुत से हैं, उन सवालों के जवाब आप जानना भी चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ही पहले एसआईआर की मांग क्यों रखी? क्यों इसकी जांच करने का मुद्दा उठाया गया? क्या ये कहीं ये चुनावी तिकड़मबाजी तो नहीं है? कहीं बिहार को जीतने का ये मकसद तो नहीं है? जी हां दोस्तों, क्योंकि इनमें आम जनता के आधिकारिक मूल्यों की बात हो रही है, एक वोट एक देश की बात हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वोटर लिस्ट की जरूरत है। जो ये चोरी करके ये वोटर लिस्ट बनी हुई है, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा है। बहुत से ऐसे आरोप राहुल गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए थे। That there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. आखिर बिहार को पहले क्यों चुना गया? दोस्तों, आने वाला समय बिहार चुनाव का है और वोटों को कैसे बांधा जाए, कैसे उन वोटों की गठड़ी कंधे पर लादी जाए, बस सीधा सा राजनीतिक सिस्टम है, राजनीति का असूल है। मुद्दा उछालिए और मुद्दे को इस तरीके से बनाइए ताकि आम जनता को उस पर विश्वास हो। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, मुद्दे तो बनते ही हैं। लेकिन देखिए, पीछे टीम वर्क है वो बढ़िया होना चाहिए। राहुल गांधी का जो टीम वर्क है वो शानदार है, कहने लायक है, क्योंकि जिस मुद्दे को उन्होंने उछाला था उसको धरातल पर छूने तक नहीं दिया, उसको हवा में रखा है, बनाए हुए रखा है। तभी तो आज लोगों का समर्थन मिल रहा है। धीरे धीरे जो भीड़ राहुल गांधी की ये वोटर अधिकार यात्रा में देखने को मिल रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है। और भी कुछ जो जानकारी, जो सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस बार आरोप कितने गंभीर हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने गंभीर है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठे थे। यहां दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही से लागू नहीं कर रहा है। साल 2009 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस यूपीए की जीत के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। 2010 में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर डेमोक्रेटिक एक्ट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शीर्षक से किताब भी लिखी है। इसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है। आखिर ईवीएम मशीन पर बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं?
देखिए, जो पक्ष है, जो बीजेपी है, वो मुद्दा ये भी बना रहे हैं कि जहां कांग्रेस जीत जाए वहां ईवीएम सही है और जहां बीजेपी जीते वहां ईवीएम में गड़बड़ हुई है। ऐसे मुद्दे हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार क्या अलग है। रितिका चोपड़ा कहती हैं कि इस बार सवाल मतदाता सूची पर उठाए जा रहे हैं और पिछले 10 सालों में ऐसे सवाल नहीं उठाए। बीते चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को ईवीएम, चुनावी शेड्यूल या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित शिकायतें मिलती रहती हैं। सवाल अब भी चुनाव आयोग पर है, लेकिन मुद्दा वोटर लिस्ट का है, इसलिए यह बाकी मामलों से अलग बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा है और किसी से एफिडेविट इन्होंने क्यों नहीं मांगा। कुछ समय पहले बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा गया। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो कहते हैं कि अगर आरोप लगाने वाला व्यक्ति संबंधित इलाके का वोटर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा। अशोक लवासा का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बारे में दावा किया गया है तो किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में इसकी जांच करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ज्ञानेश कुमार जो बात कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी है वो बेजे में बैठ भी रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दलों से पूछा कि जब इतनी समस्याएं हैं तो सिर्फ आयोग के पास 2 शिकायतों को क्यों लाया गया। हालांकि बीबीसी के इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देते हुए रितिका चोपड़ा ने भी कहा है कि चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में भी यही कहता था। चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठे थे, लेकिन जब जांच के लिए बुलाते हैं तो कोई दल आगे क्यों नहीं आता। असल में पार्टी के लोगों की शिकायतें एक आम मतदाता की तरह दर्ज क्यों नहीं हो रही, इसीलिए ये शिकायतें राजनीतिक रूप ले लेती हैं। जहां दोस्तों रितिका चोपड़ा ने जो मामला उठाया था, जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, वो सभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या चुनाव आयोग ने सभी शंकाओं को दूर कर दिया है? बीते रविवार को चुनाव आयोग ने आरोपों और शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे दिखाई दे रहे हैं। मसलन सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा सवाल, जिस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि क्या मतदाताओं, बेटियों और बहुओं की सीसीटीवी फुटेज साझा करनी चाहिए। ये अलग सा ये तथ्य इन्होंने दिया है। रितिका चोपड़ा का कहना है कि ये संवैधानिक संस्था से ज्यादा एक राजनीतिक प्रक्रिया लग रही है, इसीलिए लोगों के मन की शंकाएं पूरी तरह से दूर नहीं हो रही। रितिका चोपड़ा कहती हैं कि चुनाव आयोग ने भले ही राहुल गांधी का नाम ना लिया हो, लेकिन उन्हें एक तरह से चुनौती दी गई है और आयोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करता है। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार के बोलने के तरीके के कारण लोगों के मन की शंकाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बहुत से ट्वीट भी आए थे कि जो ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं वो एक फुहड़ लैंग्वेज है, एक फुहड़ भाषा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त होने के बाद वो किसको बचा रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर होने के बाद किसका पक्ष ले रहे हैं। चुनाव आयुक्त है वो तो आम आदमी का है, आम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि जिस चुनाव आयोग से लोकतंत्र का निर्माण होता है, आखिर उसका मुखिया ऐसे कैसे बोल सकता है। वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार चुनाव पर कितना असर होगा, सवाल ये भी लोगों का है। बिहार के विधानसभा में चुनाव बहुत कम समय बचा है। चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग से जुड़े पिछले कुछ मुद्दे जैसे ईवीएम से छेड़छाड़ जनता के बीच उतने प्रभावी नहीं रहे। अब इस मुद्दे का जनता के ऊपर कितना असर रहेगा। रितिका चोपड़ा बताती हैं कि फिलहाल राजनीतिक पार्टियों से मतदाताओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
समय सिर्फ 3 महीने का है और चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ उन्हें वेरीफाई भी करना है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के पास तय दस्तावेज नहीं है तो कुछ लोगों में भय का माहौल है। इन सभी समस्याओं की वजह से इस मुद्दे की पकड़ है वो ग्राउंड पर है। मसलन जो राहुल गांधी मुद्दा लेकर चले हैं उस मुद्दे में दम है, क्योंकि वो धरातल पर काम कर रहा है। चाहे ईवीएम का मुद्दा पुराना हो गया हो, लेकिन आज वोट चोरी अधिकार यात्रा सफल होती नजर आ रही है। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए उम्दा साबित होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने ठाना है वोट अधिकार यात्रा से बीजेपी को हराना है। ये मुद्दा, ये नारा उनके द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, मुद्दा किस तरीके से बने, लोगों के जहन में किस तरीके से बिठाया जाए, ये एक नेता पर डिपेंड करता है। वही राहुल गांधी जिस पर पप्पू के आरोप लगते हैं, एक बचकानी हरकत करने वाला व्यक्ति उसे बता दिया जाता है, वही एक युवा आज नाक में दम करने वाला है बीजेपी के। बिहार चुनाव आसान नहीं होगा। वोट अधिकार यात्रा सफल हो रही है क्योंकि राहुल गांधी को लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। पार्टियों का जो विपक्षी दल है उनका पूरा साथ समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, संविधान बचाओ। संसद के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार पक्ष के लोगों को, पक्ष के नेताओं को वो बोलते थे तो तब आवाज उठती थी संविधान बचाओ। एक संविधान की कॉपी हाथ में रहती थी, मुद्दा तब भी था, लेकिन वो ठंडा पड़ गया। अब ये वोट चोरी वाला जो मामला है ये घर कर गया है, क्योंकि मात्र 3 महीने का समय है। बीजेपी क्या करेगी, किस प्रकार पलटवार होगा, किस प्रकार के मुद्दे बीजेपी लेकर आ रही है, देखने लायक चुनाव होगा, देखने लायक माहौल होगा। पल पल की कवरेज हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। पूरी निगाहें हमारी बिहार चुनाव पर है, क्योंकि आम आदमी के अधिकारों की बात है। आम आदमी को वो सरकार चुननी है जो उनके आने वाले भविष्य को बनाएगी, उनके बच्चों का भविष्य तय करेगी, आम नागरिक की सुरक्षा तय करेगी। क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है और इस लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रणाली किस प्रकार गड़बड़ हो रही है, बस उसी पर तो ये यात्रा चल रही है। बिल्कुल आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।